अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैसिमर है और ये मॉडल पेपर आ गया है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सिंध बोर्ड का। तो इस वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि 50% है। कहा गया था कि 50% MCQs होंगे, तो अगर 40 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर के MCQs होंगे, और अगर 45 नंबर का पेपर है तो तकरीबन 22 नंबर के MCQs होंगे। तो पहले MCQs देख लेते हैं किस तरह के MCQs हैं। अच्छा, मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली इसी में से आएगा। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि आपको बताना कि तरीक़ाकार किस तरह होगा, कितने MCQs होंगे और कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने आपको अटैम्प्ट करने होंगे। तो इसके MCQ सॉल्व करवाने का मकसद ये नहीं है कि यही MCQs जो हैं वो रिपीट होंगे, बस ये है कि देख लें कि किस तरह के MCQs आए हैं। ना क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेल्स जो हैं दे यूज़ टू मेक प्रोटीन्स, यानी सेल्स जो हैं इनमें से कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं टू मेक प्रोटीन। तो देखें, सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है न्यूक्लियस में से। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है DNA, और DNA की इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है और उससे बनता है RNA। तो जितना आप क्लोज जाते जा रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर आप DNA से बनाते हैं RNA, और फिर RNA से बनती है प्रोटीन। तो आप प्रोटीन सिंथेसिस के बिल्कुल आखिर में अगर आप देखें तो RNA आ रहा है, ठीक है। यहीं पर राइबोसोम्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो RNA जो है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये बुक की आई थिंक एग्जैक्ट लाइन भी है कि सेल्स यूज़ RNA टू मेक प्रोटीन। ना इफ़ अ सोल्यूशन हैविंग लो कॉन्सेंट्रेशन इज़ कंपेयर टू द सेल सोल्यूशन इट इज़ सेड टू बी। ना एक हमारे पास सोल्यूशन है ये बीकर के अंदर, और ये हमारे पास सेल है। अब इन्होंने कहा है कि अगर एक सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, यानी बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर है, किसके मुकाबले में, सेल के मुकाबले में। तो जब भी हम ये दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, दो सोल्यूशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, दो साइड्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हम टॉनिक की जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हुआ हाइपोटोनिक, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू व्हाट, एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, क्योंकि बाहर की कॉन्सेंट्रेशन है कम का मतलब हाइपो, और अंदर का इन्वायरमेंट, सेल के अंदर का इन्वायरमेंट हो गया हाइपरटोनिक, ठीक है। तो इन्होंने यही पूछा है कि अगर एक सोल्यूशन है जिसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के मुकाबले में, तो उस सोल्यूशन के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, तो उस सोल्यूशन के लिए हम हाइपोटोनिक का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर यही सवाल ये सेल से रिलेटेड पूछे तो इसका मतलब होगा हाइपरटोनिक। ना सक्यूलेंट प्लांट्स जो हैं दे आर कॉमनली ग्रुप्ड इन। तो सक्यूलेंट ऐसे प्लांट होते हैं कि जिनका जो स्टेम होता है वो जूसी होता है, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हुआ होता है। अब वो कौन है जिन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐसे प्लांट्स हैं जो ड्राई प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे उनके पास थोड़े से वक्त के लिए पानी आता है, तो वो उसे स्टोर करके रख लेते हैं ताकि लंबे वक्त के लिए चला सके। तो वो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। ज़ीरो का मतलब ड्राई होता है। Now, central portion of the stem, it consists of xylem, phloem and stele. They are collectively called as. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। ये जो xylem है ये ठीक है, सेंट्रल पोर्शन में phloem ठीक है, स्टील जो है ना ये नहीं होगा। स्टील की जगह या तो कैम्बियम होगा, ठीक है, या फिर इसकी जगह पिथ होगा। तो अगर आप स्टेम का सेंटर देखते हैं तो सेंटर के अंदर आपके पास वैस्कुलर बंडल होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये सर्कल है, इसके अंदर सेंटर वाले जो सेल्स होते हैं इनको हम पिथ का नाम देते हैं। फिर उसके अराउंड आपने देखा है इस तरह के पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जाइलम इनसाइड होता है और फ्लोएम जो है वो आउटसाइड लगा हुआ होता है। तो ये जो सेंटर कोर होता है इसको स्टील का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम और स्टील नहीं होंगे, इसमें जाइलम है, इसमें फ्लोएम है और इसमें स्टील है, इसमें पिथ है। इसको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं स्टील का। बाकी जो कैम्बियम है ये वो सेल्स होते हैं जिनसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में एक पट्टी चल रही होती है, ये भी कैम्बियम होती है जिसे वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ये जब डिवाइड होती है तो अंदर और बाहर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह की एक पट्टी बाहर की तरफ भी होती है एपिडर्मिस के नीचे, तो ये भी जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर काम आती है। ट्राइकिएड्स जो हैं वो जाइलम की ही एक वैरायटी होते हैं, और कॉर्क कैम्बियम ये वो वाला कैम्बियम है। जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान कैम्बियम होता है वो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, और ये बाहर वाला कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम होता है। ना माइमोसा पुडिका शोज फॉलोइंग मूवमेंट। माइमोसा पुडिका जो है ये टच मी नॉट प्लांट होता है, और इसके अराउंड अगर वाइब्रेशन होती है तो इसके जो लीव्स हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये वाली जो मूवमेंट है इसे हम सीज़मोनास्टिक कहते हैं, जो वाइब्रेशन की वजह से जो है वो मूवमेंट होती है। और ये एग्जांपल है नास्टिक मूवमेंट की। नास्टिक मूवमेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर मूवमेंट जो है ना वो किसी डायरेक्शन में नहीं होती, यानी ऐसा नहीं है कि जो प्लांट है वो किसी तरफ मूव कर रहा है, बस उसको वाइब्रेशन फील होती है, तो उसके जो लीव्स हैं वो अपने अंदर ही कोलैप्स कर जाते हैं।
बाकी निक्टिनास्टिक मूवमेंट जो होती है स्लीप मूवमेंट कहलाती है, फोटोनास्टिक लाइट की वजह से मूवमेंट होती है, प्लांट फ्लावर खुल रहा है या बंद हो रहा है। और थिग्मोट्रॉपिक, अब ये जो ट्रॉपिक है ये डायरेक्शनल है, किसी एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होगी। तो थिग्मो का मतलब होता है टच, तो टच की वजह से जो मूवमेंट होती है वो थिग्मो होती है। ये बेल आ रही है, ये जब इससे टच करेगी तो इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट होना शुरू हो जाएगी ना। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय 24 आवर फ्रीक्वेंसी दे आर कॉल्ड एज। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो एनिमल्स जो है वो रिपीट करते हैं हर कुछ वक्त के बाद, वो कहलाते हैं बायोरिदम्स, ठीक है, या बायोलॉजिकल रिदम्स कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि 24 घंटे के बाद रिपीट हो रही है, यानी अभी हुई, फॉर एग्जांपल अभी बज रहे हैं 3, ठीक है, रात के 3 बज रहे हैं, अभी अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, और फिर अगली रात जो है, कल की रात जो है वो दोबारा 3 बजे एक्टिविटी हो रही है रात के 3 बजे, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को 24 घंटे लगते हैं रिपीट होने में, तो उसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम्स। लॉन्ग डे प्लांट्स जैसे प्लांट्स होते हैं जो कि लंबा वक्त जो है वो लाइट का रिक्वायर करते हैं फ्लावरिंग के लिए। बायोरिदम से बता चुका हूँ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो रिपीट होती है किसी भी वक्त के बाद वो बायोरिदम होती है, लेकिन अगर इसी बायोरिदम को लगे 24 घंटे तो फिर वो सर्केडियन रिदम बन जाती है। फाइटोएलेक्सिन जैसे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। द आइडियल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज, तो ये आई थिंक बुक में से एमसीक्यू उठाया गया, बट बुक के अंदर इनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं है, यानी सॉइल का जो टॉपिक है उसके अंदर एज सच कुछ बताया नहीं गया है। तो ये जो हमारे पास 4 टाइप की सॉइल हैं, मिट्टी है, इसमें जो प्लांट के लिए आइडियल होती है वो होती है लोम। अब मैं बताता हूँ ये होती क्या है। तो सैंडी सॉइल जो होती है ऐसी मिट्टी है जो कि बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं जब पत्थर वगैरह टूटते हैं तो उनसे जो टुकड़े बनते हैं छोटे छोटे, तो उनसे मिलकर जो है वो कहलाती है हमारे पास सैंडी सॉइल, सैंड लाइक सॉइल जिसे आप कहते हैं। अब इसके अंदर वाटर ड्रेनेज जो है बहुत अच्छे से होती है, यानी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा रुकता नहीं है, ड्रेन हो जाता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर बहुत कम होते हैं और इसका जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है, तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है वो अच्छी नहीं होती। जो सिल्ट है हमारे पास, इसके पार्टिकल सैंड के मुकाबले में और छोटे होते हैं, थोड़ी सी ये बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी बेहतर होती है। तो एग्रीकल्चर के अंदर इसे जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट अगेन ये जो है वो उसके लिए इस्तेमाल नहीं होती। आइडियल जो सॉइल है प्लांट की ग्रोथ के लिए वो नहीं है। बाकी जो क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल जो है वो थोड़ी सी डेंस होती है और इसके अंदर वाटर को होल्डिंग जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकती है। और उसके अंदर एयर जो है वो भी मॉइस्चर भी होता है और एयर भी होता है, बट अगेन इतनी ज़्यादा डेंस होती है कि इसके अंदर प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, फ्लॉरिश नहीं कर सकते, उनके जो पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो हिंडर होती है। तो ये भी जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए आइडियल नहीं है। लोम जो होता है वो इन तीनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, इसका और इसका मिक्सचर होता है, तो तीनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिलकर जो है वो लोम बनाती है। तो लोम जो है ये आइडियल सॉइल होती है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए होती है। ना इंडिविजुअल स्पीशीज़ लेवल अप्रोच ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड, तो इकोलॉजी वो ब्रांच है कि जिसके अंदर आप इकोसिस्टम्स को डील करते हैं, इकोसिस्टम्स की स्टडी करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। अब स्टडी करने की कुछ अप्रोचेस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, तो उनमें से एक मेथड वो है जिसके अंदर आप किसी एक इंडिविजुअल स्पीशी को, जैसे कि इंसान की बात करें तो इंसान को स्टडी कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल स्पीशी को या किसी पॉपुलेशन को आप स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्टिकोलॉजी, ठीक है, ये पॉपुलेशन अप्रोच भी कहलाती है। और अगर आप मल्टीपल स्पीशीज़ को जो है इंसान को भी स्टडी करना है, किसी प्लांट को भी स्टडी कर रहे हैं एक ही जगह पे, या किसी आपके एनिमल की स्पीशी को स्टडी कर रहे हैं, मल्टीपल स्पीशी को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो ये कहलाती है सिनेकोलॉजी। इसे कम्युनिटी अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी पॉपुलेशन किसी एक जगह पर रह रही होती है उन्हें हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर किसी जगह पे पहले एक कम्युनिटी आती है, फिर उससे बेहतर आती है, फिर उससे बेहतर आती है, वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ पे बेहतर से बेहतर कम्युनिटी जो है वो फॉर्म होती जाती है। तो ये प्रोसेस के जिसके अंदर एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है और हर आने वाली जो है वो पुराने वाली से बेटर है, ये कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल निक या इकोलॉजिकल नीश जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी स्पीशी का जो है अपने इकोसिस्टम के अंदर रोल जो होता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, आसान अल्फाज में उसके होने ना होने से जो फ़र्क पड़ता है वो कहलाता है उसका इकोलॉजिकल निक। ना द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्रीजेस ड्यू टू, तो अगर आप लेंथ की बात करें तो लेंथ इंक्रीज होती है प्राइमरी ग्रोथ से, ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ से जो है वो प्लांट की हाइट बढ़ती है। और प्राइमरी ग्रोथ करवाने वाले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं वो कहलाते हैं एपिकल मेरिस्टेम, तो वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और टिप्स पर मौजूद होते हैं दोनों की। अब जब विड्थ बढ़ती है जिसके अंदर डायमीटर बढ़ता है तो वो बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम से, और इस ग्रोथ को हम नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का।
Now, similar group of individual who can interbreed and produce organisms of their own kind, they form. तो ये definition है, ये definition है species की. स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म के जिनके सिमिलर फीचर्स होते हैं और वो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं. ठीक है, पॉपुलेशन किसे कहते हैं? किसी भी एक स्पीशी के मेंबर्स अगर किसी एक जगह पर सर्वाइव कर रहे हैं तो वो एक पॉपुलेशन कहलाती है. मल्टीपल स्पीशीज़ को जोड़ दें तो वो कम्युनिटी कहलाती है. सक्सेशन में बता चुका हूँ पर. द सी बिलो 2000 मीटर हैविंग नो लाइट, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमने पहले भी डिस्कस किया किसी न किसी MCQ के अंदर. तो समंदर को हम डिवाइड करते हैं दो तरह के जोन्स के अंदर. एक वो जिसमें सुपरफिशियल पानी होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, ठीक है, इस तरह से एक्स एक्सिस पे. तो ये सुपरफिशियल वाला जो ये नेरेटिक जोन कहलाता है. उसके बाद डीप वाटर जो है ये कहलाता है ओशियानिक जोन. वर्टिकली अगर हम देखें तो वर्टिकली हम डिवाइड करते हैं 3 रीजन्स के अंदर. पहला हमारे पास 200 मीटर का होता है जहाँ पे लाइट जाती है, ठीक है, ये यूफोटिक जोन कहलाता है. उसके बाद जो है वो 200 से लेकर 2000 मीटर तक जो होता है वो कहलाता है बैथियल जोन. और उसके बाद 2000 मीटर से नीचे कहलाता है एबिसल जोन. तो यहाँ पे 2000 मीटर से नीचे वाला हमारे पास पूछा गया है, तो ये एबिसल जोन कहलाता है. ना इन ग्रासलैंड बायोम्स द रेनफॉल इज़ यूजुअली बिटवीन. तो ग्रासलैंड जो है वो ऐसे बायोम बेसिकली ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा होता है जिसे ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्योंकि वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं टू दैट एनवायरनमेंट. प्लांट्स की जो वैरायटी है वो स्पेसिफिक होती है टू दैट एनवायरनमेंट. अच्छा, अब किसी जगह पर अगर बहुत कम बारिशें होती हैं, यानी ये वाला सिनेरियो अगर है, तो वहाँ पर जो है वो डेजर्ट बन जाता है. किसी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो वो बन जाता है हमारे पास फॉरेस्ट, ठीक है, तो फॉरेस्ट बन जाता है. तो मॉडरेट रेनफॉल जहाँ पर होता है, यानी इतना कम भी ना हो कि डेजर्ट बन जाए, इतना ज़्यादा भी ना हो कि वो बन जाए फॉरेस्ट बन जाए, तो वहाँ पर ग्रासलैंड डेवलप होता है. तो बिलो 24 जो है इसके अंदर डेजर्ट जो है वो बन रहा था. तो इससे ऊपर होता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि फॉरेस्ट बन जाए. तो ये 30 to 75 सेंटीमीटर का होता है जहाँ पे ग्रासलैंड बन जाता है. स्पेशल टाइप के ग्रासलैंड होते हैं जिन्हें हम सवाना कहते हैं. उनके अंदर तकरीबन 100 to 125 जो है इतने सेंटीमीटर की बारिश होती है, तो बड़ी बड़ी ग्रासेस जो है वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं. ना क्वेश्चन नंबर 13 है कि डैंडेलाइन प्लांट दे शो फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो डैंडेलाइंस के अंदर जो है वो एक ख़ास तरह की रिप्रोडक्शन होती है जो एनिमल की पार्थेनोजेनेसिस की तरह है, यानी जिसमें जो सीड बनता है, सीड बन जाएगा लेकिन उसके लिए ना फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना ही मेल गैमेट की ज़रूरत पड़ेगी. तो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट स्पर्म ये कहलाता है हमारे पास एपोमिक्सिस. और ये एपोमिक्सिस जो है ये डैंडेलाइन प्लांट्स के अंदर एक ख़ास तरह की सेक्सुअल प्रोडक्शन है क्योंकि एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है इसके अंदर. ये उसी तरह है जिस तरह एनिमल्स के अंदर पार्थेनोजेनेसिस होता है. अच्छा, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में फ़र्क है. पार्थेनोकार्पी के अंदर ये प्लांट्स में होता है बट इसके अंदर सीड ही नहीं होता, जबकि एपोमिक्सिस के अंदर सीड है बट बिना फर्टिलाइजेशन के और बिना स्पर्म के. ना प्लांट्स हैविंग स्टेमिनेट फ्लावर दे कैन नॉट परफॉर्म द फॉलोइंग. स्टेमिनेट फ्लावर का मतलब ये कि किसी प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेमन हो. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे आप मिलाकर एंड्रोशियम भी कहते हैं. ये इसका फिलामेंट होता है, ये एंथर होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. तो अगर एक प्लांट है जो स्टेमिनेट, तो वो क्या नहीं कर सकता, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इसके पास कार्पल भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से पॉलन ग्रेन निकलेगा तो वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर बैठेगा. अब अगर इसके पास कार्पल नहीं है, कार्पलेट नहीं है ये, तो इसके पास ये स्टिग्मा नहीं होगा, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता. बाकी क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है, पार्थेनोकार्पी कर सकता है. एक मिनट, पार्थेनोकार्पी भी नहीं कर सकता ये. यस, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता, इन्होंने सोच समझ के नहीं डाले आंसर, ठीक है. देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर सकता, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास दोनों पार्ट्स नहीं है. तो एंथर तो है इसके पास लेकिन इसके पास कार्पल नहीं है, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो समझ आता है. पार्थेनोकार्पी भी नहीं कर सकता क्योंकि पार्थेनोकार्पी के अंदर भी ये होता है कि आपको ओवरी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो फ्रूट बनता है वो ओवरी से बनता है. तो अगर एक फ्लावर है कि जिसके पास कार्पल है ही नहीं तो वो बिना सीड के फ्रूट कैसे बनाएगा, ठीक है, ना उसके अंदर सीड बनेगा ना उसके अंदर फ्रूट बनेगा क्योंकि उसके पास कार्पल है ही नहीं. ना कार्पल है, जब कार्पल नहीं है तो ओवरी नहीं है, ना ओवरी है ना ओव्यूल है, तो पार्थेनोकार्पी भी नहीं हो सकती. तो इसका करेक्ट आंसर ये भी हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर ये भी हो सकता है. डबल फर्टिलाइजेशन करवा सकता है क्योंकि
इसके पास एंथर मौजूद है, इसके पास पॉलन ग्रेन मौजूद है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर 2 स्पर्म्स होते हैं और यही स्पर्म्स आगे जाकर फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं कर सकता कार्पेलेट फ्लावर और पार्थेनोकार्पी भी नहीं कर सकता। Now the embryo of grass seed is enclosed by a sheet consisting of coleorhiza which covers the। तो ये हमारे पास ये एम्ब्रियो मौजूद है और यहाँ पर इस पर कॉटिलेडन अटैच है। तो इससे ऊपर वाला पार्ट जो है ये एपिकोटाइल है, इससे नीचे वाला पार्ट जो है ये हाइपोकोटाइल है। एपिकोटाइल का जो किनारा है ये हमारे पास प्लोम्यूल है और हाइपोकोटाइल का जो किनारा है ये रेडिकल है। रेडिकल से रूट निकलेगी और प्लोम्यूल से शूट निकलेगी। ठीक है, अब ग्रास सीड्स के अंदर ये होता है कि जो प्लोम्यूल है इसके ऊपर एक एडिशनल कवरिंग होती है और यहाँ पर भी एडिशनल कवरिंग होती है। तो पी से प्लोम्यूल और इस कवरिंग को हम नाम देते हैं कॉलियोप्टाइल का। तो प्लोम्यूल के ऊपर जो है वो कॉलियोप्टाइल होती है, पी से कॉलियोप्टाइल और पी से प्लोम्यूल, और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो कॉलियोराइजा होती है। ठीक है, तो आर से राइजा और आर से रेडिकल। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है जो रेडिकल जो कॉलियोराइजा है वो कवर करती है किसे, तो वो हाइपोकोटाइल को नहीं कवर करती, वो एपिकोटाइल को नहीं कवर करती। आर से राइजा है तो आर से ये रेडिकल को कवर करती है जिससे रूट निकलनी होती है। ना ग्रुप ऑफ प्लांट टिश्यू केपेबल ऑफ डिवीजन दे आर टर्म्ड एज। तो प्लांट्स के अंदर 2 तरह की टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास, एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक होते हैं अनडिफरेंशिएटेड से टिश्यूज़ या अनडिफरेंशिएटेड से सेल्स के जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि डिवाइड होकर अपने आप को मल्टीपल तरह के टिश्यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। परमानेंट वो होते हैं जो कोई एक तरह का स्ट्रक्चर ले चुका होता है सेल या टिश्यू और एक तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जाइलम जो है ये एक टिश्यू है, ये एक परमानेंट टिश्यू है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर और अपना एक फंक्शन है। फ्लोएम जो है ये एक परमानेंट टिश्यू है, अपना स्ट्रक्चर है, अपना फंक्शन है। पैरेन्काइमा जो है या कॉलेनकाइमा जो है या स्क्लेरेन्काइमा जो है ये सारे परमानेंट टिश्यूज़ हैं। बट कभी ना कभी ये क्या थे, कभी ना कभी ये मेरिस्टेमेटिक थे। इन्हीं से जो है वो ड्राइव हुए हैं ये तमाम सेल्स। ठीक है, यानी ये एक ही सेल है, ये जब डिवाइड होता है तो ये अपने आप को जाइलम में भी कन्वर्ट कर सकता है, ये अपने आप को फ्लोएम में भी कन्वर्ट कर सकता है, पैरेन्काइमा में भी, कॉलेनकाइमा में भी और स्क्लेरेन्काइमा में भी। तो ये ऐसा सेल है जो अपने आप को किसी भी तरह के सेल में कन्वर्ट कर सकता है। इन्हीं में डिवीजन की एबिलिटी होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहलाता है। तो मेरिस्टेम जो है ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और जिनमें एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को मल्टीपल टाइप ऑफ टिश्यूज़ के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकता है। इवन जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो कैम्बियम होता है वो भी मेरिस्टेम ही होता है। वो लैटरल मेरिस्टेम होता है जिससे आगे जाकर नए जाइलम नए फ्लोएम बनते हैं और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो बनता है और जो कॉर्ड टिश्यूज़ है वो बनते हैं। ना टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द डीएनए दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय। तो डीएनए के जो 2 धागे होते हैं, ठीक है, ये डीएनए का एक धागा है और ये डीएनए का दूसरा धागा है, इनके दरमियान मुझे नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। 20 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 20 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस थ्रू आउट होता है। ठीक है, लग रहा है कि यहाँ पर ये दोनों धागे मिल गए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि ये 2D पिक्चर है। जब आप इसे साइड से आके देखेंगे तो आपको ये ऐसी ही नज़र आएगी। इनके दरमियान इतना ही डिस्टेंस हमेशा के लिए रहता है। ये उसी तरह है जैसे लोगों के घरों में गोल वाली सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, लोगों के घरों में गोल वाली पता नहीं किस तरह की सीढ़ियाँ होती हैं, तो ऐसा लग रहा होता है, ऐसी तो कोई सीढ़ी नहीं होती, छोड़ो। तो ऐसा लग रहा होता है कि एक पॉइंट के ऊपर वो सीढ़ी जो है वो मिल रही है, बट हमेशा उनके दरमियान जो स्टेप्स होते हैं वो मौजूद होते हैं और जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। तो वही कहानी जो है वो डीएनए की है। Now, at what stage of mitosis are chromosome arranged along a plane at the midline of the cell? तो midline के ऊपर जब क्रोमोसोम्स आते हैं इस पॉइंट के ऊपर वो मेटाफेज होता है। मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो सेंटर में आ जाता है। ना अ डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर वो धागे हैं जो कि आकर क्रोमोसोम को पकड़ते हैं और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर के बगैर अगर कोई डिवीजन हो रही है तो उसे हम ए माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, ए माइटोसिस का मतलब है विदाउट स्पिंडल फाइबर। बाकी माइटोसिस के अंदर, मियोसिस के अंदर दोनों में स्पिंडल फाइबर बनते हैं और एनिमल की सेल डिवीजन दोनों तरह की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस भी मियोसिस भी, तो इसमें भी स्पिंडल फाइबर बनता है। टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन का मतलब है किसी भी एक स्पीशी के जो ऑर्गेनिज्म एक जगह रह रहे हैं, तो अगर आप हर उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं हर मेंबर से तमाम जीन्स निकाल लें और उसे बैग में कलेक्ट कर लें तो वो बैग जो है आपका वो जीन पूल कहलाता है।
तो टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन, अच्छा सारी जीन्स कलेक्ट करें तब भी जीन पूल कहलाएगा, या आप किसी एक कैरेक्टर को चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल आई कलर की बात करें तो आई कलर की जितनी भी जीन्स हैं हर शख्स के अंदर, उन तमाम को कलेक्ट कर लें और एक बैग में डालते हैं तो उसे भी हम जीन पूल का नाम देते हैं। सो दिस इज़ इट, दीज आर दी MCQs। और इसी तरह से 20 MCQs जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका हाफ जो है वो नंबर जो है वो बन जाएंगे। तो देखें प्रीवियसली जो होता था वो भी मेरे ख्याल में कितने 18 MCQs होते थे, बट उनका नंबर जो था वो हर MCQ का हाफ नंबर होता था। बट अब यहाँ पर ऐसा है कि हर MCQ का एक नंबर होगा। तो ये बहुत अच्छा है कि जिनके MCQs स्ट्रॉन्ग हैं, जिन्होंने MCQ की प्रैक्टिस की भी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो आसानी से 20 मार्क्स इसके अंदर और 22 मार्क्स जो हैं वो दूसरे पेपर के अंदर गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो क्वेश्चन सेक्शंस के ऊपर देख लेते हैं कि क्या दिया गया है और कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, कितनी चॉइस दी गई है और कितना टाइम जो है वो हम लगा सकते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर।